नाजरीन, चौथा सतुर नांदेड़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। मैं आपकी खिदमत में शेख इमरान। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मुस्लिम तलबा तंजीम SIO पिछले कई सालों से हिंदुस्तान में अपनी खिदमत अंजाम दे रही है। उन खिदमत को उजागर करने के लिए, हमारी नाज़रीन को बताने के लिए आज हमारे SIO के ज़िम्मेदारान के साथ ख़ास मुलाकात है। तो हमारे साथ SIO नांदेड़ और SIO महाराष्ट्र साउथ के ज़िम्मेदारान मौजूद है। ब्रदर मुसद्दिकुल मोईद जो SIO महाराष्ट्र साउथ के जॉइंट सेक्रेटरी है और लॉ के स्टूडेंट है और SIO महाराष्ट्र साउथ के मीडिया सेक्रेटरी है। उसी तरीक़े से ब्रदर उनेस जो SIO नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरी है और ब्रदर BTech SGGS से किए हुए है। आप तमाम का इस्तकबाल हम जो है हमारे चैनल में करते हैं। तो सबसे पहले तो सवाल मेरा आपसे ये है कि SIO का अगराज़ मक़ासिद क्या है? अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आपने कहा कि SIO मुल्क की सबसे बड़ी तलबा तंजीम है। 1982 में जब इसका क़याम अमल में आया तब से इसका एक ही विज़न रहा है कि इलाही हिदायत के मुताबिक समाज की तश्कील नौ के लिए तलबा और नौजवानों को तैयार करना। अब इसी ज़ीमन में जो है इसके अगराज़ व मक़ासिद आते हैं, जैसे कि आप उनका इसमें नौजवानों की तज़किया और तरबियत एक पहला और अहम चीज़ है जो मुस्लिम तलबा और तरबियत है। दूसरा है कि नॉन मुस्लिम्स में हम लोग दावत का काम करते हैं और इसके अलावा SIO उनके ओवरऑल डेवलपमेंट की तरफ तवज्जो देती है। उनके कैंपस में या फिर उनका एक्सेलेंस हो, एकेडमिक एक्सेलेंस है या फिर जॉब में भी जहाँ भी हैं उस तरीके उसमें उनका एक्सेलेंस हो। और एक फाइनली जो है कि हम सोसाइटी में भी जैसे रिलीफ वर्क हो गया, ये हो गया, बहुत सारे उसमें भी काम करते हैं। तो ओवरऑल डेवलपमेंट करना, एक बेहतर समाज की तश्कील देना, ये SIO का जो है अगराज़ व मक़ासिद है। समाज की तश्कील नौ से क्या मुराद है? समाज की तश्कील नौ यानी कि रिकन्स्ट्रक्शन ऑफ सोसाइटी। जो आजकल का हमारा जो समाज है वो एक यानी कि बहुत उसमें बुराइयां और बहुत सारी मिलावटों की वजह से जो है पिछड़ा हुआ हो गया है, मतलब उसका एक डिक्लाइन चालू। तो आप उसको बेहतर करने के लिए आप इलाही हिदायत के मुताबिक उसका सहारा लेते हुए उसकी हिदायत की रोशनी में आप उसको जो है अल्लाह के बताए हुए रास्तों के मुताबिक इसको जो है तश्कील देंगे। फिर से आप इसके अंदर एक नई जिद्दत के साथ चीज़ें तब्दील करेंगे ताकि चीज़ें सही रास्ते पर आएँ। मुसद्दिक साहब भी हमारे साथ मौजूद है। उनसे सवाल मेरा ये है कि SIO की मेंबरशिप की नौइयत क्या है और SIO का मेंबर कौन बन सकता है? जी, असल में बुनियादी तौर पर SIO जो है एक नज़रियाती तंजीम है, नज़रियाती तहरीक है जिसका एक अपना नज़रिया है। जो जैसा ब्रदर उनैस ने बताया कि हम समाज की तश्कील नौ के लिए तलबा को और नौजवानों को तैयार करना चाहते हैं, लेकिन ये दोनों जुमलों से पहले एक जुमला है, वो है इलाही हिदायत के मुताबिक। हम लोग इलाही हिदायत के मुताबिक ये पूरे समाज को रिकन्स्ट्रक्ट करना चाहते हैं, रिनोवेट करना चाहते हैं और उस लिए तलबा और नौजवानों को तैयार करना चाहते हैं। इलाही हिदायत असल में है ये कुरान जो अल्लाह ताला की रास्त हिदायत है और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत जो हमारे लिए जो है मशाल राह है। अब रही बात SIO के मेंबरशिप की या फिर मेंबर किस तरीके से बना जाए या कौन बन सकता है, तो हर मुस्लिम स्टूडेंट जो 30 साल से कम उम्र का है वो टेक्निकली SIO का मेंबर बन सकता है। उसका अपना एक प्रोसेस होता है, उसका एक मेंबरशिप सिलेबस है जिसमें बुनियादी किस्म की किताबें होती हैं दीन के जामे तसव्वुर को समझने के लिहाज से, उसके नेकियों के लिहाज से, उसके सौम व सलात की पाबंदी के हिसाब से। उसके अलावा उसका जो तंजीमी शऊर, तहरीकी शऊर और वो किस तरीक़े से इस्लाम को देखता है, ये सारी चीज़ें बुनियादी तौर पे हम डेवलप करते हैं उसको उस फेज़ में जब हम उसे एसोसिएट कहते हैं या एप्लीकेंट कहते हैं। और उसके बाद जब यहाँ ज़िम्मेदारान को लगता है, उसका अपना एक मैकेनिज़्म है, ज़िम्मेदारान को लगता है कि ये शख्स जो है कुछ हद तक बुनियादी तौर पे इस्लाम को समझ चुका है, तंज़ीम के नज़रियात को समझ चुका है, उसके बाद हम वो फॉर्म आगे बढ़ता है और उसके बाद सदर तंज़ीम की मंजूरी के बाद कोई एक शख्स मेंबर बन सकता है। तो ये बुनियादी तौर पे SIO का मेंबरशिप का एक पैटर्न है। तो इसमें होता ये है कि आप जब एक नज़रियाती तहरीक या तंज़ीम है तो आप अगर हर किसी के लिए दरवाजे तो हर किसी के लिए खुले हैं,
लेकिन एक हल्का सा यूँ कहे आप फ़िल्टर लगाएं या फिर हल्की सी एक ब्रेन वॉश वाला एक मैकेनिज़्म अगर आप रखते हैं तो आपके जो नज़रियात है उस हवाले से काम करने और उसकी जो फ़िक्री हम आहंगी है उस हवाले से बहुत मदद मिलती है, और फिर जो काम की रफ़्तार हो या फिर आपके काम के अंदर जो हम आहंगी है वो बेहतर हो जाती है। तो इसलिए ये पैटर्न पूरा अडॉप्ट किया गया है। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल ये है कि बहसीत तलबा तंजीम, जैसा आपने मिशन में बताया है कि समाज की तश्कीलों के लिए तलबा नौजवानों को तैयार करना, आखिर क्या वजह है कि आप तलबा में तो काम करते नौजवानों को काम खातिर खा नज़र नहीं आता, इसकी क्या वजह है? देखिए, असल में ये जो डिफ्रेंशिएशन है कि नौजवान और तलबा, तो उसको बहुत ज़्यादा अलग करके देखने की ज़रूरत नहीं है। जो काम हमारे होते हैं वो दोनों के लिए होते हैं। जैसे कि हमने हमारे अब जैसे आप नांदेड़ की मिसाल ले लें, नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट में टोटल जो है 10 यूनिट्स हैं। 10 यूनिट्स में हर हफ्ते एक वीकली प्रोग्राम होता है, कंसिस्टेंट काम होता है, तो वो सभी के लिए ओपन होता है, चाहे तलबा आए या नौजवान आए। उसके अलावा बहुत सारी जो मुहिमात के ज़रिए हम तलबा नौजवानों को एड्रेस करते हैं, उनकी तरबियत करते हैं। अब असल में मसला ये है कि आप किसे स्टूडेंट कहेंगे और किसे नौजवान कहेंगे। एक तो ये है कि नौजवान वो हो गया जिसने अपनी तालीम मुकम्मल कर दी, या फिर वो हो गया जो स्टूडेंट सिरे से नहीं है। तो दोनों लिहाज पे अल्हम्दुलिल्लाह काम सहीयों का है। और अगर ऐसा लगता है कि आपको कि काम खातिर खा नज़र नहीं आता, तो शायद नज़र की कमी है। देखना असल में चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह काम तो है। हाँ, अलबत्ता हम ये ज़रूर कहेंगे कि काम को और प्रोडक्टिव बनाने की ज़रूरत है, और ज़्यादा उम्मत के वसाइल को इस्तेमाल करते हुए नौजवान, चूँकि हम ये समझते हैं कि ये सारी उम्मत का असल में सरमाया है और यही जाके आगे उम्मत का बोझ भी उठाने वाले हैं, तो इस हवाले से उनमें काम करने की तो बहुत ज़रूरत है। और काम चालू है, सईयों के अलावा बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाअल्लाह ये फ्रूटफुल रहेगा। उन्नीस से मेरा सवाल ये है कि हम देखते हैं कि बहसीत तलबा तंजीम स्कूल कॉलेजेस में देखते हैं कि बेहयाई और बुराई का दौर दौरा पड़ा हुआ है, तो इसकी रोकथाम के लिए आपके पास क्या लाहेअमल है, आप क्या काम करते हैं इस सिलसिले में? जी, दरअसल उसमें आजकल जो मसला आपने बहुत सही फाइंड आउट किया है कि बेहयाई और फहाशी का है। तो मेन मसला और जो मसले की बुनियाद है, रूट कॉज है, कि वो लोग इसको बुराई को बुराई नहीं समझा जा रहा है, कि उसको एक मगरिबी कल्चर के तहत उसको एक कूल और बनना और एकदम लेटेस्ट इन फैशन रहना, कि एक गर्लफ्रेंड बनाना, बॉयफ्रेंड बनाना या किसी के साथ चीज़ें शेयर करना, ये एक फ़ैशन बन रहा है और वो लगता है कि भाई बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, बहुत पॉपुलर चीज़ है, तो एक वो मेजरमेंट हो गया है उसका। तो यहाँ पे एक्चुअली यही चीज़ को एड्रेस करने की ज़रूरत है कैंपसेस में, कि भाई आप जो है वो एक ना सिर्फ मुसलमान होते बल्कि एक आप ओवरऑल जो एक अच्छा इंसान जो वैल्यूज़ और जैसे हमारा हिंदुस्तानी कल्चर और ट्रेडिशंस भी है उसको भी अगर कोई मानता है तो उसके नज़दीक भी ये चीज़ें बहुत एडाप्ट करना बहुत एक गलत बात है, कोई भी इसको नहीं चाहेगा। रही बात, तो पहला काम ये है कि एसआईओ इस जीवन में ये काम कर भी रही है कि जैसे आप एंटी वैलेंटाइंस डे मनाते हैं हम लोग, या और फहाशी के हया डे, या ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे कैंपेन्स हैं इसके जीवन में करते हैं। तो उसमें पहला हम काम ऑब्जेक्टिव हमारा ये होता है कि आप लोग जो कर रहे हैं वो बेहयाई के काम है, ये काम जो गलत है। और अल्लाह ताला का जैसे फरमान भी है कि अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, तो जो बुराई काम है उसमें रोकना है। तो ना सिर्फ आपको ज़बान के ज़रिए बल्कि एक आइडियल मॉडल के ज़रिए भी वहाँ पर पेश करना पड़ेगा। जैसे हम हमारे मेम्बरान जो कैंपसेस में पढ़ते हैं, हम हमेशा उनकी पर्सनालिटी पर हर एक पर एक कड़ी निगाह रखते हुए ये देखते हैं कि वो उनका ओवरऑल डेवलपमेंट हो, वो एक अच्छे आइडियल साबित हों, वो इन सब बेहयाई के कामों से दूर रहें और एक बताए लोगों के कि भाई आज के दौर में भी ये पॉसिबल है कि आप एक अच्छे इन सब चीज़ों से दूर रहते हुए एक अच्छी लाइफस्टाइल गुजारें। और ऐसे ही मज़ीद काम है, और ना सिर्फ इसको आइडियली उसके बाद जैसे मैंने जैसे पहले हो गया कि आप उसको बेहयाई के काम को बुरा बताएं, दूसरा आप अपने अमल के ज़रिए से इसको चीज़ें करें, और उसके बाद ऊपर बढ़ के और ना सिर्फ स्टूडेंट के ज़रिए बल्कि और जो लोग हैं उनके ज़रिए इस चीज़ को प्रमोट करने लगा। जो ये तीसरी चीज़ है कि उनको भी ऐसे जो लोग हैं जो इन कामों में हमारे साथ एग्री करते हैं उनको भी साथ लें, ताकि एक ओवरऑल फ़िज़ा डेवलप हो कि ये लोग वाकई में इसको बुरा माने और इस चीज़ का ख़ात्मा।
तो मेरे ख्याल से वैसा एक तरीक़ा होना चाहिए। जी मुशफ़िक भाई से मेरा सवाल ये है कि पिछले कुछ दिनों पहले एसआईओ ने एक काबिल सताइश काम किया था। वो ये था कि एमबीबीएस के निसाब में जो तबलीग जमात को बदनाम करने की कोशिश की गई, कोरोना का इल्ज़ाम लगाया गया। तो इस सिलसिले में थोड़ी सी आप वजाहत कीजिए कि क्या वजह थी, क्या उसको ये इशू जो हमने उठाया था, असल में ये उन्हीं चंद इश्यूज़ में से जो हम रेगुलरली उठाते हैं। बहुत सारे एजुकेशन के इश्यूज़ थे। ये हमारे ही एक मेंबर ने हमें, जो ख़ुद एमबीबीएस करते हैं, उन्होंने पॉइंट आउट कराया था कि ये इस तरीक़े का मामला इसमें ऐड किया गया है। और फिर हमने उसका फॉलोअप लेते हुए वहाँ के जो उनका पब्लिकेशन था, वो पब्लिकेशन से बात की है, उनको बताए हैं कि वो क्यों गलत है, कैसे गलत है, सुप्रीम कोर्ट के क्या ऑब्जर्वेशन है, हाई कोर्ट का उसमें क्या से है। और फिर उन्होंने ये बात को एक्सेप्ट भी किया कि वो अपॉलॉजी लेटर देंगे और माफ़ी मांगेंगे और उसके अंदर वो मज़ीद एडिशन में शामिल नहीं करेंगे। तो लेकिन उन्होंने कुछ वक्त दरकार है ऐसे कहा, तो वो वक्त उन्हें दिया गया। और वो वक्त, पर्टिकुलर वक्त देने के बाद, उसके बाद वो ऑथर की तरफ से माफ़ी का लेटर जो है आया। और बहुत सारे दूसरे सोशल एक्टिविस्ट लोगों ने भी अपने फेसबुक के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए इसको एड्रेस किया था। ग़ालिबन ये जो माफ़ी का लेटर आया 15 या 14 मार्च को आया, उससे पहले 13 या 12 मार्च को कुछ लोगों ने भी इसको पोस्ट किया था। लेकिन हम लोगों ने जो है 1 मार्च से इस हवाले से काम करना शुरू कर दिया था। कॉल किए हैं उनको लेटर दिए हैं। उसके बाद जब वो माफ़ी वाला लेटर भी जो है वायरल हुआ हर जगह, तब भी इत्मीनान के साथ हम लोगों ने इसे प्रेस में या मीडिया में नहीं दिया, बल्कि हमने जब तक वो अपूर्वा शास्त्री सर, जो प्रोफेसर हैं, उसके राइटर हैं, उनसे बात की और उनसे बात करने के बाद कंफर्म किया उनके ज़बान से, तभी हमने जो है इस पे यकीन किया। और उन्होंने पर्सनली मैसेज करके, कॉल करके बताया कि आने वाले एडिशन में हम इसको शामिल नहीं करेंगे। और वो भी अपने आप में शर्मिंदा हैं कि वो इस हवाले से ऐसी हरकत जो है उनसे सरज़द हुई है। तो ये असल में ये है कि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि मतलब तबलीग जमात थी तब आपने क्यों इसको जो है लिया या काम किया। देखिए, उम्मत असल में इस वक्त जो है कोई टेक्निकल टर्म्स में भले ही बटी हुई हो, लेकिन आज के दौर में जिस इत्तेहाद की हमें ज़रूरत है वो बहुत असल में माना ख़ेज़ हो गया है। और इस हवाले से जिस तरीक़े से हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, जिस तरीक़े से एक दूसरे का इस्तेमाल करके हम आगे बढ़ सकते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। असल में इस्तेमाल से मुराद इस्तेसाल नहीं है, बल्कि एक दूसरे की मदद करना है। कैसे हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं, तो इस हवाले से सोचना चाहिए और पूरे उम्मत को एक तहरीक के तौर पे काम करने की ज़रूरत है। तो उसी की एक कड़ी असल में वो एक इशू था। ऐसे ही कई इश्यूज़ जो हैं हम टैकल कर रहे हैं। अभी रिसेंट में जो है अगर आप देखें कि एमपीएससी के स्टूडेंट्स के साथ जो मामला हुआ है, उसको लेके भी रिकमेंडेशंस दिए गए हैं। अभी जो बजट आया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, उस हवाले से भी हमने जो है एजुकेशन में क्या कुछ चेंजेस होने चाहिए और क्या कुछ डेवलपमेंट होने चाहिए, और जो कुछ उन लोगों ने प्लान बनाया था महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने, उस पर इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ, उस हवाले से क्वेश्चंस भी किए गए हैं। बहुत अच्छे इनपुट्स आए हैं। कुछ एमएलएज़ ने जो है हमारी बात को असेंबली में रखा भी है। मुसद्दिक भाई, इसी से एक वाबस्ता सवाल है। देखते हैं कि बहसत दाई होने के हमारे लिए ज़रूरी है कि हम दावत का काम करें। ये सारी वजूहात जो हो रही हैं, मसाइल खड़े हो रहे हैं, हम दावत का काम ना करने की वजह से हो रहे हैं। तो मेरा सवाल ये है आपसे कि दावत के हवाले से एसआईओ की क्या पॉलिसी है इस मतलब? जी, देखिए, दावत हमेशा से एसआईओ का प्रायोरिटी रही है और बुनियादी तौर पे कुरान ने ख़ुद ये कहा है कि ये दाई उम्मत है। तो इस बात से किसी को इनकार नहीं है, और इस बात से भी किसी को इनकार नहीं है कि ये जो सारे मसाइल हमारे सामने पैदा हो रहे हैं, ये इस्लामोफोबिया का पूरा कल्चर हो या मुसलमानों से खौफ या मुसलमानों के ख़िलाफ़ में जो नफ़रत है, वो नफ़रत की पैदावार हम में से समझते हैं कि वो दावत के सही तौर पे नहीं पहुंचाने की वजह से हुई है। इसमें कोई शक नहीं है। इस हवाले से एसआईओ ने हमेशा अपनी पॉलिसीज़ के अंदर ये कहा कि हम बरादरान वतन के अंदर दावत का सही तस्वुर पेश करेंगे, इस्लाम को सही तौर पे पेश करेंगे। और इसके अलावा एक ख़ास नुक्ता जो हमने इस बार ऐड किया है वो ये है कि मुसलमानों को या उम्मत को इस बात का एहसास दिलाएंगे कि वो एक दाई उम्मत है। जिस तरीक़े से नमाज़ पढ़ना और रोज़ा रखना उसके लिए फ़र्ज़ काम है, उसी तरीक़े से दावत देना दाई का काम। जैसे हम अभी बीच में हमने कैंपेन चलाए थे कि अगर हम मुसलमान हैं तो हम दाई हैं,
तो हम दावत देंगे। अल्लाह ताला ने हमें इस दुनिया में भेजा है तो इसलिए भेजा है ताकि उसका दीन गालिब हो, और वो गलबा सिर्फ सियासी या समाजी या माशी नहीं है, बल्कि वो गलबा नज़रियाती है, वो गलबा जो है आइडियोलॉजिकल है, वो बहुत अलग अलग तरीक़ों से जो है दूर होगा। तो इस हवाले से मुसलसल काम तलबा और नौजवानों में चालू है। दीगर बहुत बड़े पैमाने पर इंटरफेथ डायलॉग लिए जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी कैंपेन्स रन की जाती हैं। कुछ डिग्निटरीज़ को हमने कांटेक्ट में रख के उनको इस्लाम के सही इंट्रोडक्शन दिया जाता है, उनसे कहा जाता है कि इस्लाम की असल तस्वीर क्या है और उन्हें क्यों इस्लाम को एक्सेप्ट करना चाहिए। और इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब हम ऐसा कुछ ख़ास धर्म परिवर्तन सो कॉल्ड करना चाह रहे हैं, बल्कि हम असल में उनके मन को परिवर्तन करना चाह रहे हैं, हम उनका मन बदलना चाह रहे हैं। और फिर वो तो अल्लाह ताला है जो तौफीक देगा, हम अपना काम जो है। और मैं अपील ये नौजवानों से भी करूँगा और सबसे करूँगा कि हम लोग हमारे इस फ़र्ज़ को समझें कि हम एक दाई हैं, तो सिर्फ़ हमारी ज़बान नहीं बल्कि हमारे आमाल भी दावती होने चाहिए। अगर हम हमारे महल्लों में या हमारे मुस्लिम पॉकेट्स में झांक कर देखें तो हमें इस बात से बहुत अफसोस होता है कि हम देखते हैं कि दाइयाना किरदार हमें नज़र नहीं आता, शर्मिंदगी से जो है सर झुकता है। तो इस हवाले से काम करने की ज़रूरत है, लेकिन मायूसी की ज़रूरत नहीं है। इंशाल्लाह जो है बहुत पोटेंशियल मौजूद है उम्मत में, और इंशाल्लाह काम होगा ज़रूर। इसी से वाबस्ता एक सवाल है मुसद्दिक़ भाई, आप दोनों भी इसका जवाब दीजिए कि सवाल ये है कि हम देखते हैं कि पूरे दुनिया में इस्लामोफोबिया को लेके एक बड़ा मसला खड़ा हुआ है। इस सिलसिले में हम देखते हैं कि ऐसे नौजवानों में हमारे मायूसी की कैफियत जो है कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। तो इस सिलसिले में आप क्या कहेंगे? देखिए, असल में मायूस जो है वो मायूस होना और मुसलमान होना दो अलग अलग मुतज़ाद लफ्ज़ है, अगर मैं कहूँगा मेरे, क्योंकि अल्लाह ताला का ख़ुद फरमान के ला तहज़नु, यानी कि आप गम ना करो, मायूस ना हो, अगर तुम ही गालिब रहोगे अगर कि तुम मोमिन। और कहीं हदीस वग़ैरह में भी आता है कि मुस्लिम जो है, एक मुस्लिम कभी मायूस नहीं हो सकता, काफ़िर मायूस होते हैं। तो अगर अगर अभी कभी आपको लगता है कि आप ऐसी सिचुएशन पे हैं या ऐसे मकाम पर हैं कि जहाँ आपको बहुत लो फील हो रहा है, बहुत कम आपको लग रहा है कि हम अकेले हैं या हम छूट दिए या हमारे कोई सहारा नहीं है, तो मैं कहता हूँ कि वो टाइम सबसे पहले, या आपकी वो इंडिविजुअल लाइफ हो या इज्तिमाई तौर पे हो, सबसे पहले अपने हालात का जायज़ा लें कि क्या आप सही रुख पर हैं या नहीं हैं। अगर आप अल्लाह के बताए हुए रास्ते पर चलते हुए, या फिर उसमें उसको और थोड़ा ब्रॉड तरीके से देखना चाहिए कि अल्लाह के बताया हुआ रास्ता क्या है कि भाई आप इबादतें कर लें, या यही है? नहीं, अल्लाह ताला ने आपको उस बहुत ज़्यादा बड़े मकसद के लिए पैदा किया है ना। आपको आप खलीफा बनाकर भेजे गए हैं इस दुनिया में, तो उस खलीफा यानी कि रिप्रेजेंटेटिव, आप अल्लाह के रिप्रेजेंटेटिव हैं। और अल्लाह के रिप्रेजेंटेटिव ऐसे दबे हुए और एकदम मायूस ऐसे हो नहीं सकते। बिल्कुल आपको एकदम उसकी सिफ़ात के मुताबिक अपने आप को ढालना पड़ेगा। आपको देखना पड़ेगा कि आप सोसाइटी को कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, आप उसके लिए कितने ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जैसे अल्लाह के साथ फ़ायदेमंद है, उस हर एक के लिए कुछ ना कुछ इंतज़ाम करता है। तो उसी ज़िम्मे में हमको भी अपना जायज़ा लेना चाहिए कि हम कितना कर सकते हैं, है ना। और मायूसी के तो मैं कह रहा था कि आप पहले सबसे पहले अपने हालात का जायज़ा लें। अगर आपको लगता है कि आप ऑफ द ट्रैक हैं, यानी कि आप कहीं भटक गए हैं, कहीं जो सही तरीक़ा है उस पर नहीं चल रहे हैं, तो उसको सबसे पहले उसको दुरुस्त कीजिए। अगर नहीं, आपको लगता है कि नहीं मेरे उसमें सब सही है, तो फिर ऐसा समझिए कि आज़माइश है अल्लाह की तरफ से। और ये आज़माइश जो है आपको कोई ना कोई बुलंदी के लिए, अल्लाह ताला चाहता है कि आप कुछ ना कुछ और मज़ीद क्वालिटीज़ पैदा करें, कुछ और ऊंचा। जैसे आपको कहते हैं बाद मुखालिफ से ना घबराए ख्वाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो वो उस चीज़ों को उस तरीके से लें, उस अंदाज में लें, अपनी खुदी को पहचानें और थोड़ा और अपने ये जो प्रॉब्लम्स हैं जो लोग दबा रहे हैं उससे ऊपर उठें, उसको बहैसियत अपॉर्चुनिटी देखें और उसके से बल्कि ऊंचा उठने की कोशिश करें। ये मेरा आप कुछ और? देखिए, पहली तो मुझे जो चीज़ लगती है कि मायूसी किस बात की, मतलब मायूसी किस लिए है आपको। मतलब आप अगर अपने हालात का जायज़ा लें और अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की ज़माने का जायज़ा लें, तो उस वक्त जो तकालीफ़ थी, उस वक्त जो मामलात थे, तो ज़ाहिर सी बात है कि इस वक्त से बहुत शदीद थे। तो इस हवाले से तो हम सोचते हैं तो हमें लगता है कि यार वो तो बहुत ज़्यादा गैर मामूली हालात थे उस हवाले में। उन लोगों ने सब्र किया, आजमाइश का सामना किया, मायूस नहीं हुए।
और दूसरी जो चीज़ हम यहाँ देखते हैं, हम जो अक्सर नौजवान जो मायूस हो जाते हैं वो इसलिए होता है कि ये जो पूरा हिंदुत्व लॉबी है, ये हिंदुत्व लॉबी ने एक पूरा एक दायरा बनाया है। वो दायरा है कि आप मुसलमान जो है सेकेंडरी सिटीज़न हैं। ये पूरे हिंदुस्तान को, ये पूरी दुनिया को बताने की कोशिश की है। और अफसोस की बात यह है कि हमारे कुछ लोग उसमें फंस गए, हमारी मेंटेलिटी उसमें फंस गई कि हाँ हम यहाँ पे सेकेंडरी सिटीजन्स हैं, तो हमें यहाँ पे जो है सेकेंडरी ट्रीट किया जाएगा। और हमें ट्रीट अगर किया भी जाएगा या कर भी रहे हैं तो उसका जवाब मायूसी नहीं है, यानी हम उनके ट्रैप में फंसने वाले लोग नहीं हैं। हम उसका जवाब देंगे और हर तरीके से देंगे। अब हमारे तरीक़े क्या होंगे, वो असल चीज़ है। हमारा तरीक़ा ये होगा कि हम एजुकेशन में अपने आप को अपलिफ्ट करेंगे, हम पॉलिटिकली अपने आप को स्ट्रेंथन करेंगे, हम इकोनॉमिकली अपने आप को स्ट्रेंथन करेंगे। और सिर्फ इस हवाले से नहीं कि वो एक दूसरी कौम है और हम एक दूसरी कौम है, हमें वो उस कौम के मुकाबले में जो है कौम ताकतवर कौम बनना है, ऐसा नहीं है। बल्कि ये है कि हम तो वो उम्मत वस्त हैं, हम तो उन्हीं के लिए लाए गए हैं। बस ये समझने की ज़रूरत है कि अगर हमको जिस तरीके से उनैस भाई ने कहा कि हम खलीफा बना के भेजे गए हैं, बस वो आपके उसको पहचानने की ज़रूरत है। अगर आप रिप्रेजेंटेटिव हैं अल्लाह ताला के दीन के, तो फिर यानी आप उस दीन के रिप्रेजेंटेटिव हैं जिसको इंसानों ने नहीं बनाया है, जिसको किसी चंद लोगों ने बैठ के कोई दस्तूर बना दिया उस तरीके से नहीं बनाया है, बल्कि अल्लाह ताला के तो इलाही हिदायत है, उस दीन के आप अलंबरदार हैं। तो वो आपको अपनी हैसियत को पहचानने की ज़रूरत है। और मायूसी की बिल्कुल इसमें ज़रूरत है इसलिए नहीं है क्योंकि अल्लाह ताला ने साफ़ कुरान में कह दिया कि हम आज़माएंगे, हम आज़माने वाले हैं। और हम इसलिए आज़माएंगे ताकि देखें कि तुम में से कौन सच्चा है। तो ये तो बात भूल जाइए कि आपके ऊपर जो आज़माइश नहीं आएगी, या फिर ये कि हम बहुत सुकून में रहना चाहिए चूँकि हम अल्लाह ताला के मानने वाले हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है, आपके साथ आज़माइश आएगी और अल्लाह ताला देखेगा कि आप में से कौन सच्चा है, कौन साबित कदम है। यही चीज़। मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप वैसे तलबा तंजीम और आपके मिशन में है कि तलबा नौजवानी तश्कील करना है, तो आप नौजवानों को, तलबा को क्या पैगाम देंगे? जी देखिए, अगर इस बार की प्रोग्राम पॉलिसी के अंदर नज़र डालें, खुद महाराष्ट्र लेवल में भी और बहुत सारी जगह जो हमारे यूनिट से वहाँ पे भी जो प्लानिंग हुई है, 4 नुकाती हमने एक विज़न तय किया है। और मैं समझता हूँ कि वो कोई तंजीम का विज़न नहीं है, बल्कि ये पूरे उम्मत के करने का काम है। चूँकि हम खुद उम्मत का हिस्सा हैं, तो ये बहैसियत और उम्मत का हिस्सा हमने इसको हमारे विज़न में रखा है। वो ये पहला नुक्ता ये है कि हम हमारे अफराद की तरबियत करेंगे, तज़किया करेंगे, उनकी रूहानी डेवलपमेंट, रूहानियत के हिसाब से उनका डेवलपमेंट करेंगे, कुरान और सुन्नत के हिसाब से उनके किरदार को डेवलप करने की कोशिश करेंगे। ये पहला नुक्ता हो गया। दूसरा हो गया कि हम बड़े पैमाने पे अफराद साजी का काम करेंगे, लोगों को बनाने का काम करेंगे, लोगों को इस हवाले से बनाने का काम करेंगे कि हमारे पास ऐसे अफराद हों कल को जाके जो है इस्लाम को वो रिप्रेजेंट कर सकें। जब वो इस्लाम को रिप्रेजेंट करें अपने कलाम से, अपने आमाल से, तो लगे कि वाकई में इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दूसरा नुक्ता। तीसरा जो अहम नुक्ता है वो है दावत का। हम दावत देना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि ये जो दीन है जो अल्लाह ताला ने सब इसमें जिसके सबके लिए भलाई है, वो भलाई वाला दिन हर किसी के पास जाए और हर कोई इसको एहसन अंदाज में कबूल करे। और अल्लाह ताला ने हमें ज़िम्मेदारी ही ये दी है, मुसलमानों की ज़िम्मेदारी दी है कि आपके पास ये दीन मैंने दिया हूँ, ये जाओ ज़मीन पे और उसके ऊपर लोगों को अमल करने लगा, और तुम भी अमल करो और ज़मीन वालों को कहो कि इस पे अमल करें। ये बात होगी। चौथी चीज़ जो बहुत अहम है और आज के दौर के हिसाब से तो मैं समझता हूँ कि उन चीज़ों में से जो बहुत ज़रूरी है वो है कम्युनिटी कैपेसिटी बिल्डिंग। ये एक टर्म हम लोगों ने इस्तेमाल किया है, वो उसके अंदर 3 चीज़ें हैं। एक है एजुकेशन, एक है पॉलिटिक्स, एक है इकोनॉमिक्स। एजुकेशन के हवाले से ये बहुत अहम है। हम ये चाहते हैं कि आने वाले 5 से 10 साल के अंदर उम्मत के पास ऐसे स्टूडेंट, उम्मत के हर नौजवान, यहाँ समझते हैं कि महाराष्ट्र के लिहाज से जो हमारा पूरा जो प्लान है उस हवाले से कि महाराष्ट्र में से हर इंडिया की हर यूनिवर्सिटी में, हर सेंट्रल यूनिवर्सिटी में मुस्लिम स्टूडेंट महाराष्ट्र से वहाँ पे जाए और अपने आप को प्रेजेंट, क्योंकि हम देख रहे हैं कि नेशनल यूनिवर्सिटीज़ के अंदर डिस्कोर्स पैदा होते हैं, वहाँ डिबेट्स होते हैं, आइडियोलॉजिकल डिबेट होते हैं। तो हम हमारे मुस्लिम स्टूडेंट्स को वहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए भेजना चाहते हैं।
पहली चीज़ ये फ्रेमिंग एकेडमिया का हमने इसको पूरा नाम दिया है, बहुत बड़ा कंसेप्ट है। एक छोटी सी एग्जांपल हमारे केरला के स्टेट की है। उन लोगों ने 6-7 साल पहले ये डिसाइड किया था कि हम ऐसे ही काम करेंगे, और आज की डेट ये है कि हर नेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर आपको केरलाइट मिलेगा, केरला के स्टूडेंट्स मिलेंगे। वो उस विज़न का जो 7 साल पहले तय किया गया था, और आज उसकी जो है देख रहे हैं हम सारा मामला उसके साथ क्या हो रहा है। उसी तरीके से इकोनॉमिक्स का है, कई फॉर्म्स हमने बनाए हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा पॉलिटिकल कैपेसिटी बिल्डिंग, पॉलिटिकल कैपेसिटी बिल्डिंग में हम जब पॉलिटिक्स का नाम समझते हैं तो सीधा इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की तरफ, इंतखाबी सियासत की तरफ चले जाते हैं, बल्कि वो ऐसा नहीं है। असल में वो ऐसा है कि सियासत बहुत बड़ी चीज़ है, उसके अंदर लॉबिंग आ जाती है, एडवोकेसी आती है, पॉलिटिकल बसीरत या समझ जिसे कहते हैं, अंडरस्टैंडिंग जिसे कहते हैं, सियासी बसीरत कहते हैं, उसे समझना, पॉलिटिकल टर्म्स को समझना, कई नज़रियात को अलग अलग तौर पर समझना, उसको इम्प्लीमेंट किस तरीके से किया जाए, उसके आइडियोलॉजिकल जो डिबेट्स होते हैं उसको समझना, और उसको कैसे काउंटर किया जा सके, ये सारी चीज़ें असल में अब शुरू होगी। इसके लिए हमें तैयार करना है लोगों को। और ये सिर्फ ये SIO कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं है या मेंबर कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं है, बल्कि ये कम्युनिटी कैपेसिटी बिल्डिंग है। हम ये चाहते हैं कि पूरी उम्मत के अंदर इस तरीके की इस्तेदाद साजी हो, इस तरीके की कैपेसिटी उन लोगों के अंदर बिल्ड हो। तो उम्मत के नौजवानों का मैसेज यही है कि हम तैयार हो जाएं, इसलिए क्योंकि अब ये मौका जो है हंसते खेलते बैठने का नहीं है, या फिर अब जो है छिछोरेपन का कोई मौका नहीं है। अब ये मौका नहीं है कि हम हमारी हस्ती में जो है गुम होकर रह जाएं, बल्कि अब ये मौका है कि आप उठ जाइए। अगर इकबाल की ज़बान में कहें तो वो अपना मकाम पैदा कर वाली बात है कि हमें अपने मकाम को पैदा करना है। अब वो आपको ढूंढना पड़ेगा कि आप किस तरीके से अपने आप को कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और बस इतनी सी चीज़ सोचने की ज़रूरत है कि कल अगर क़यामत के दिन आखिरत में अल्लाह ताला हमसे सवाल करेगा कि तूने मेरे दीन के हवाले से क्या कुछ कंट्रीब्यूट किया, तो हमारे पास बोलने के लिए कुछ चीज़ें होनी चाहिए। जिस तरीके से मौलाना मोदी ने कहा कि जो अक़ामत दीन का जो काम करने वाला होता है उस मज़दूर की तरह होता है जो एक बिल्डिंग बनाता है, वो रोज़ आता है, अपना काम करता है और रात को अपनी दहाड़ी लेके जो है चला जाता है। उसी तरीके की लगन, उसी तरीके की जस्तजू की ज़रूरत असल में मैं समझता हूँ नौजवानों को है। संजीदगी की थोड़ा सा कमी जो वो है उसको थोड़ा सा ओवरकम करने की ज़रूरत मैं समझता हूँ कि है अभी नौजवानों को। तो नाज़रीन, ये थे SIO के ज़िम्मेदारान जो SIO के अफराज मकासद उनकी एक्टिविटी के ज़रिए आपको बताने की कोशिश कर रहे थे। तो हम आपका दोनों का शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।